देखिए, आज थेल्स पढ़ में आप लोगों को बता रहे हैं 5 नंबर का पूछता है, आपको 10 को पढ़ में हम सिद्ध करवाएंगे, ठीक है। जिसमें से यह पहला पढ़ में है थेल्स पढ़ में। देखिए थेल्स पढ़ में क्या है, थेल्स पढ़ में का कहना है, जैसे मान लीजिए कि ये वो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज के मान लीजिए का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। अगर अभुजा के समांतर कोई रेखा यहाँ खींचेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी अब बटा डी बी के जितना मान आएगा ना उतने मान आएगा ए ई, यहाँ पर डी मानते हैं, यहाँ बी है, ए ई और बटा में ई सी। और अगर ये 4/5 है तो यह 4/5 होगा। अगर मान लीजिए ये 6/5 होगा तो इसका मान भी 6/5 होगा। कहिएगा सर जी इसलिए खींच सकते हैं, दूसरा तरीका नहीं खींचेंगे, तो दूसरा तरीका से भी खींच सकते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी ऐसे है, ए बी सी, हमको मन है ए बी के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो ए बी के समांतर खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे। मान लेते ये डी है, ये वाला ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी अब बटा में डी सी। इसका जितना मान होगा उतने मान होगा बी ई अब बटा में ई सी का। ये है थेल्स पढ़ में। इसको चाहेंगे तो अभुजा के समांतर भी खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थेल्स पढ़ में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं को समानुपाती खंडों में विभाजित करती है। समानुपाती खंडों का मतलब हुआ बराबर बराबर खंड में। जैसे मान लीजिए कि डी ए बी के जितना मान है उतने मान ए के होगा, डी बी के जितना मान है उतने मान इसी का होगा। काटेंगे तब, काट के छोटा करेंगे तब दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर आएगा। और इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो आई बाई ए के मान जो ए बी के जो मान रहेगा वही मान यहाँ ए के रहेगा, यहाँ जो डी बी के मान रहेगा वही यहाँ पर इसी के रहेगा। जब बराबर में रख के काटेंगे तब, जैसे मान लीजिए कि अगर ई वाला रहेगा 8 और ई वाला रहेगा 16, तो इधर मान लीजिए यहाँ रहेगा 16, यहाँ रहेगा 32। इसको अगर काटेंगे तो क्या आएगा, 8/16 काटेंगे तो 1/2 आ गया, ए डी बटा में डी वी। अगर राइट साइड काटेंगे ए ई और बटा में इसी के, तो एक डिवाइड करेंगे 16 बटा में 32, तो एक काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। देखिए जितना यहाँ आया तितना यहाँ आया कि नहीं आया, तो इसी को बोलते हैं समानुपात खंडों में विभाजित करना। समानुपात खंडों का मतलब है एक ही अनुपात में। अगर ई रहेगा 3 और ई 4 तो हो रहेगा 3 ई 4, ई रहेगा 6 7 तो हो रहेगा 6 7। चलिए अब इसको अब समझा के आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, इसका थेल्स पढ़ने का साधारण प्रत्येक क्वेश्चन में ये वाला लाइन दिया रहेगा, ये वाला लाइन परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछेगा तो यही लाइन दिया रहेगा। आपको समझ करके साधारण प्रतिक्रिया तो क्वेश्चन में से देख करके लिख लेना है। देखिए कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचा जाए तो यह रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं को समानुपाती खंडों में विभाजित करता है, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करता है। विशेष प्रतिक्रिया में हम मान लेंगे कि ये वो त्रिभुज है एबीसी, चाहे कुछ मान सकते हैं, एमएनपी भी मान सकते हैं, हम मानेंगे एबीसी। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके आधार बीसी के समांतर एक डी रेखा खींचा गया है, एक का समांतर एगो डी रेखा यहाँ पर खींच देते हैं। यहाँ ये डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, तो हमको सिद्ध करना है ए डी अब बटा में डी बी बराबर ए ई अब बटा में ई सी। यह मान हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो अब इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना, कंस्ट्रक्शन, जिससे हमको कोई फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालेंगे जिससे हम इसको प्रूफ कर सके। देखिए ध्यान से, रचना में क्या करेंगे, रचना की इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। रचना में करेंगे क्या, डी से यहां पर करेंगे बिंदु डी से डीएम लंब डाल देते हैं और ई से ईएन लंब डाल देते हैं। डी से डालते हैं, डी से डी एन लंब डालते हैं एसी पर, एसी तथा
ई से ई एम लंब ए बी। आई पर लंब डाले हैं और इस पर भी एक लंब डाले हैं। बिंदु ई से डी एन, आई से ई एम लंब डाले हैं। अब देखिए, अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, प्रूफ के हिंदी में परिमाण कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई होता है ना। अब करेंगे क्या, देखिए, और इसमें रचना में एक और काम करेंगे, ई से बी को और डी से सी को मिलाएंगे। ई से बी को तथा डी से सी को मिलाया, यो रचने में करेंगे। इस सब का यूज है आगे। इसको यहां मिला दिए। अब देखिए करेंगे क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल देखिए बताते हैं। जैसे ई जो त्रिभुज है ए ई, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिख सकते हैं। तो ई वाला आधार होगा, ई वाला क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब फिर जब हम नीचे वाला त्रिभुज में आएंगे, डी ई बी में आएंगे, तो और त्रिभुज में जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार के काम ही करेगा। अही के त्रिभुज के, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, अगर एकरा लेल ई वाला ऊंचाई है तो अई बा भी जो त्रिभुज बनेगा ना, ओकरा लेल इहे ऊंचाई रहेगा, काहे कि शीर्ष से लंबवत दूरी जो होगा से ऊंचाई होगा। तो अहू त्रिभुज के लिए जब त्रिभुज हम एक क्षेत्रफल निकालेंगे, डी बी सी के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके डी ई बी के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके लिए भी हमारा ऊंचाई के काम कौन करेगा, यही काम करेगा। काहे से कि और शीर्ष से ई भी लंब डाला हुआ है और ई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं वो भी इसी शीर्ष से बना हुआ है, तो ऊंचाई के काम इसके लिए भी यही करेगा, ई एम ही करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुने आधार क्या है, ए डी, इसका ऊंचाई क्या है, एम ई, चाहे ई एम कुछ भी लिख सकते हैं, ई एम ही लिखते हैं, चाहे एम ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वही त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला त्रिभुज के, देखिए ये वाला, इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार के काम और ऊंचाई के काम ये करेगा। तो 1/2 गुने आधार के काम क्या करेगा, डी बी, और ऊंचाई के काम करेगा ये वाला, और ही भुजा के आगे ना लंब डाला हुआ है, तो ये वाला इसका ऊंचाई के काम करेगा। तो एम ई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1/2 से 1/2 कट गया, ई एम से ई एम कट गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ए डी और बटा में डी बी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और फिर अब क्या करेंगे, अब आई साइड से फिर बनाते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी, देखिए ये वाला डी ई सी का क्षेत्रफल, ये वाला आधार और ये वाला ऊंचाई। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये भी तो ऊंचाई के काम करेगा ना, तो एक बार इसको आधार मान के इसको ऊंचाई मान के क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज बटा में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, 1/2 गुने इसका आधार क्या होगा, ए ई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एन डी, चाहे डी एन, कोई दिक्कत नहीं। फिर में आधार क्या होगा इसका, जब वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार हो जाएगा इसी, वही भुजा के आगे नहीं लंब डाला हुआ है, तो ये हो जाएगा लंब के काम, वही शीर्ष से ना है। तो 1/2 गुने ई सी गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एन, चाहे एन डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, डी एन से डी एन कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए ई और बटा में ई सी। अच्छा एक बात बताइए, अगर दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा के बीच में अगर त्रिभुज है और एक ही आधार से दोनों त्रिभुज का
अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। तो इसमें यहां होगा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही आधार और दो समांतर रेखा बोलिए चाहे समांतर भुजा बोलिए, एक ही आधार और दो समांतर भुजा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। क्या होता है, समान होता है। अब देखिए यहां से ध्यान से, अगर जहां पर दिया हुआ है त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, तो वो जगह पर हम लिख सकते हैं डीईसी के क्षेत्रफल की जगह पर डीईबी का क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं यहां पर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, देखिए डीईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, डीईबी का क्षेत्रफल, ये ना डीईबी है, देखिए यहाँ पर डीईबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, ए और बटा में ईसी आया हुआ है। अब देखिए ई त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, यहाँ पर कितना है, एडी बटा में डीबी है ना, तो यहाँ पर मन है तो इसको समीकरण 2 मान दीजिए, और ना तो यह मान के ला के यहाँ डाल दीजिए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। सबसे आसान तरीका से सीख करके सिखाया है, इसे आसान पूरा यूट्यूब पर सर्च मान लीजिएगा, कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, देखिए यो है जितना त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल जितना है उतना ही, तो यहाँ पर देखिए यो दिया हुआ है, तो ये दोनों बायां वाला साइड आपस में बराबर है, तो दाहिना वाला साइड क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए डी और बटा में डी बी बराबर ए ई और बटा में ई सी। अब लिखेंगे प्रूव, 5 नंबर आपके झोला में चला गया। अगर इतना आराम से आप अगर सिद्ध कर सकते हैं तो 5 नंबर जाएगा, कुछ नहीं है, में आराम से आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा किसी का, हुई हर एक विद्यार्थी अच्छा से समझ पाए होंगे। चलिए नोट करके कुछ बात को लिखा देते हैं थ्योरम से संबंधित, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए नोट का मतलब होता है विशेष बात, जो थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक एबीसी एक त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर क्या है बीसी के समांतर एक रेखा डीई है, तो आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं यदि अगर डी समांतर होगा बीसी तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ए डी और बटा में डी बी बराबर ए ई और बटा में इसी हो जाएगा। देखिए ये वो तो कंडीशन ही है। अगर अही क्वेश्चन में क्या कर देगा, एक और तरीका देखिए, जैसे पूरा भुजा रखेगा ए बी, आई छोटा भुजा रखेगा ए डी, तो आपको इसके सामने क्या रखना है, ये पूरा भुजा रखना है ए सी, ब्रैकेट में रखना है ए ई, जो जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका आएगा, अगर अनुपात में आप विभाजित कीजिएगा तो। अगर चाहेगा कोई आदमी लिखेगा कि नहीं हम लिखते हैं पूरा भुजा लिखेंगे और नीचे वाला भुजा लिखेंगे, आई साइड के पूरा भुजा लिखेंगे और नीचे वाला भुजा लिखेंगे ए ई और ई सी, इसका मान भी जितना आएगा उतना ही इसका मान आएगा। ये सब थेल्स प्रमेय सही है। अब देखिए कहिएगा सर जी कोई छोटा वाला भुजा ऊपर रहेगा, बड़ा वाला भुजा नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी को पलटा के आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डी बी लिखे एक पूरा के बटा में ए बी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसी लिखे पूरा के बटा में ए लिखे, सब थेल्स प्रमेय सब पर लागू होगा, कोई समस्या नहीं है, सब पर थेल्स प्रमेय आराम से लागू करेंगे। कहिएगा सर जी इसको उल्टा के नहीं लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं, इसको उल्टा दीजिए, लिखिए डी बी
और बटा में AD, तो ये हो जाएगा, ये उलट जाएगा, हो जाएगा EC और बटा में हो जाएगा AE। इस सब के कंसेप्ट क्लियर कब होगा, जब इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब होगा। तो क्वेश्चन हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम 200 थ्योरम पढ़ाते हैं और तब 200 थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाएंगे। काहे से कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, ये शॉर्ट रिवीजन है, मतलब कम समय में ज़्यादा काम करके अच्छा मार्क्स लाने का उपाय है।